हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों अपन ने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है, फॉर हाफ एंगल फॉर्मूले, फॉर डबल एंगल फॉर्मूले, और फिर लास्ट में अपन ने देखा था कि बहुत छोटे एंगल के लिए साइन थीटा हमारा थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज अपन को बच्चों पहले ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है वो अपन को फिनिश करना है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो कि अपने को थोड़ा बहुत काम आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ्स पढ़ने में। ठीक है, वो अपन को थोड़ा पार्ट फिनिश करना है, फिर इसके बाद अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपन ये सारी चीजें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बच्चों क्या होता है कि जैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो बच्चों एक्स के सॉल्यूशन क्या होंगे +-2, ये आपको पता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन होंगे तो मैक्सिमम 3 आंसर आएंगे। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या है कि मोर देन 1 वैल्यूज आती हैं और इवन बहुत सारे आंसर्स आते हैं, तो उनका अपन क्या करना होता है, जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। तो आज वो कैसे लिखेंगे वो अपन देखते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे स्टडी करेंगे। बच्चों ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये सिर्फ अपन जैसे ही अपन 11th क्लास में आते हैं उसके बाद अपन को ये कैसे शुरू उनके लिए किस किस मैथ्स की रिक्वायर्ड होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ अपन अभी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कोई भी चीज नहीं पढ़ रहे हैं। अपन को जितनी रिक्वायरमेंट रहती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के लिए वो बेसिक मैथ्स अपन यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। अब बच्चों सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहला आता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों आपको पता है थीटा साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, सबसे वेरी फर्स्ट 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। साइन थीटा 0 होता है 0 डिग्री पे, देन इसके बाद साइन थीटा 0 कहाँ होता है बच्चों, अब 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। तो साइन पाई की वैल्यू मतलब साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है, फिर उसके बाद 2 पाई मतलब 360 पे भी 0 होगा, ये अपन निकाल सकते हैं। ओके, ये साइन पाई के वैल्यू 0 की कैसे निकालोगे, अपन इसको जैसे साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा ये कितना होता है कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास आती है साइन 180 डिग्री के वैल्यू 0। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई गड़बड़। तो ऐसे ही बच्चों अब साइन की वैल्यू 0 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू 0 सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं है, पाई पे भी है। ऐसे ही आप फाइंड करेंगे 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे एंड सो ऑन, ऐसी 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, ये आती जाएगी। तो इसका आंसर क्या दे, तो इसका आंसर बच्चों ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये सारे करेक्ट है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, इनका अपन जनरल सॉल्यूशन देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इफ हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ओके बच्चों, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इफ साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई -1 की पावर y, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स, इसको रीड कैसे करोगे, n बिलोंग्स टू z, z क्या है इंटीजर्स हैं, मतलब n जो भी वैल्यू दे सकता है वो सारे इंटीजर होंगे, लाइक -1 -2 -3 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। सो n इज इंटीजर हियर। तो अब एक बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन इस पे। द क्वेश्चन इज sin x इज इक्वल्स टू 1/2। What are the values of x that this equation can take? तो बच्चों अपने को पहले रिकॉल करना है sin x 1/2 कहाँ पे होता है। तो sin x 1/2 कहाँ पे होता है बच्चों, π/6 पे होता है, मतलब 30 डिग्री पे होता है। अब इसको कंपेयर करेंगे sin x इज इक्वल्स टू sin y,
तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x वेयर n बिलोंग्स टू z। अब बच्चों आप आना इसको चाहो तो वेरीफाई करके भी देख सकते हो। पहले n की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n के लिए 0 तो यहाँ भी 0, -1 की पावर 0 1 आ जाएगा तो x की वैल्यू पाई बाय 6। n की वैल्यू 1 रखो तो x क्या आ जाएगा, यहाँ पाई माइनस पाई बाय 6 तो 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 पे भी साइन x की वैल्यू 1/2 आएगी। ऐसी n इक्वल्स टू 2 रखोगे, ऐसे बहुत सारे एंगल आते ही जाएंगे। तो उन सारे एंगल्स पे इनकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, ये 1/2 आएगी। और ये सारे एंगल कैसे पता लगे, हमें इस आंसर से पता लगेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब बात आती है कि ये इतनी सारी वैल्यूज आ कैसे रही हैं। तो बच्चों इसको समझने के लिए ना हमें साइन थीटा का ग्राफ देखना पड़ेगा, है ना। और ये ग्राफ भी हमें बहुत काम आएगा जब आप फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, वहां पे भी ये साइन वेव कोसाइन वेव बहुत काम आएंगे। तो हमें इसके लिए ना साइन थीटा का ग्राफ देखना पड़ेगा बच्चों। तो अब अपन देखते हैं साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, वो आज स्टडी करते हैं, क्योंकि ये भी आगे बहुत काम आने वाला है अपने को। So, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन अज्यूम करेंगे y को x के फॉर्म में। हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, y इजिकल्स टू साइन एक्स का। तो जैसे बच्चों सबका सिंपल ग्राफ होता है कि यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस है, यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव x एक्सिस होगी, यहाँ नेगेटिव y एक्सिस होगी। तो अपन प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 है यहाँ पे। फिर साइन थीटा की वैल्यू हमें किस पे पता है, 90 डिग्री पे। तो साइन थीटा का बच्चों जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, 0 पे दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, 0 पे 0। अब देखो यहाँ पे वैल्यू है ना 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना लेंगे, x की वैल्यू कितनी लेंगे, π/2। जब साइन π/2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, क्लियर है। ऐसे अगर आप यहाँ पे बनाना चाहो तो अभी हमने देखा था कि π/6 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओके बच्चों, अब फिर घूम के 0 पे वैल्यू 0 होती है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये 0 कहाँ पे होता है, साइन x अगला पाई पे होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों जब आप देखोगे इसको, जब आप यहाँ पे बनाएंगे अपन, इस पीक को भी मिला लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये वैल्यू, अब बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या है, -1। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा बच्चों, ये इधर x की वैल्यू क्या होगी, 3π/2, इट मीन्स 270 डिग्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वापस से y 0 हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 2π, क्योंकि साइन 2π कितना होगा, 0। ऐसे फिर चलता रहेगा। फिर यहाँ पे आगे अगर इसको फर्दर अपन देखेंगे तो ये यहाँ पे वापस ऐसा घूमेगा और ऐसे आगे फर्दर चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू क्या होगी, 2π + π/2, तो 5π/2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3π। ठीक है, तो ऐसे साइन थीटा का ग्राफ चलता रहता है। सिमिलरली या नेगेटिव साइड में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू -π/2, यहाँ पे -π। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा बच्चों यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। तो ग्राफ बच्चों इसका कैसा आ रहा है, ऐसे कर्विकल शेप में आ रहा है, जो सेम है। ठीक है, जैसे वेव ट्रेवल कर रही है।
ठीक है, तो ये ग्राफ आ रहा है, दैट मीन्स वैल्यूज आर रिपीटिंग, और वैल्यू कहां से कहां तक फ्लक्चुएट कर रही है बच्चों, -1 से लेके +1 के बीच में। तो यहां से हम बच्चों कह सकते हैं sin x का मान 1 से लेके sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, x बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है, x 0 से लेके टिल इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इधर -∞ भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन sin x की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सबको? That's why sin x is equals to sin y taking more than one values, and that solution is called as जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई गड़बड़? चलें आगे। चलो नेक्स्ट पार्ट। अब अपन बात करते हैं cos x की। यहाँ पे हमने पहले sin x की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद अपन अब बात करेंगे cos x की। नाउ अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों, अगर cos x इजिकल्स टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों cos x 0 कहाँ पे होता है, आपको पता है 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसके बाद अगला cos x 0 कहाँ पे आएगा, 270 डिग्री पे, और इसके बाद अगला 5π/2 पे। तो ऐसे आगे चलता जाता है। तो इसमें भी सेम वैसी बहुत सारी वैल्यूज आती है sin x की तरह। क्यों आती हैं, वही इसका ग्राफ भी इस तरीके का होता है, जो एक एक रेंज में बाउंड होता है, उसी में ही घूमता रहता है। ठीक है, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर इसका ग्राफ देखेंगे अपन। तो अब इसका जैसे अपन ने देखा cos x 0 तो है, तो x की वैल्यू क्या होगी, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। अब अपन इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या है, इफ वी हैव द इक्वेशन cos x is equals to cos y, this implies x is equals to 2n pi plus minus y where n belongs to z। ओके, समझ में आया बच्चों? तो cos x is equals to cos y है, x is equals to 2n pi plus minus y, और n क्या है, z है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। नाउ अब मेरे को दे दिया cos x इज इक्वल्स टू 1/2, लेट अस सपोज। तो बच्चों आपको पता है cos x की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, और 60 डिग्री क्या होता है, π/3 होता है। तो यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। तो अगर आप x की वैल्यू लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 2n pi प्लस माइनस π/3। ठीक है, इसका और यहाँ पे n आपको ये जरूर लिखना है कि n एक इंटीजर है। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। नाउ जब n की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू n के लिए 0 पुट करो तो x की वैल्यू π/3 आ रही है। n की वैल्यू बच्चों 1 पुट करके देखो तो ये क्या आएगा, 2π प्लस π/3, और ऐसे तो पहले प्लस वाला ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 3 2 6 प्लस 1 7π/3, और ऐसे जब माइनस पुट करोगे तो 2π माइनस π/3, तो 3 2 6 5π/3। तो बच्चों ऐसे सारे सॉल्यूशन आते जाएंगे और हमें वो सारे सॉल्यूशन लेने हैं, तो इसलिए हम इसका क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए बच्चों हमें फिर से वापस से cos x के ग्राफ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, ये समझ में आ गया सॉल्यूशन होपफुली। नाउ नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ cos x।
cos x का ग्राफ कैसा होगा वो हमें आज देखना है बच्चों। तो अगेन सेम, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस। सिमिलरली इधर बनाना है तो आप बना सकते हो, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। तो अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा उल्टा है, साइन जब 0 डिग्री था तो 1 होता था, cos 0 कितना होता है, साइन जब 0 था 0 होता था, cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो इसका ग्राफ बच्चों यहाँ से शुरू होगा, है ना, और साइन पाई और ये π/2 पे 0 होता है, तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरीके से होता है, ऐसे चलेगा इसका ग्राफ। क्या फर्क है इसके ग्राफ में, 0 पे ये बच्चों 1 होगा और π/2 पे cos x 0 मतलब 90 डिग्री पे 0 होता है। फिर इसके बाद बच्चों ये -1 कहाँ पे आता है, पाई पे, ठीक है, इस साइड भी आप ले सकते हो इसको। तो ये जो वैल्यू है बच्चों वो -1 है, ठीक है, और ये कहाँ पे आएगा बच्चों, π/2 पे 0, पाई पे -1, ऐसे ही 3π/2 पे 0 मतलब 270 डिग्री पे, और 2 पाई पे अगेन 1, ठीक है, थोड़ा सा सीधा बनाना है कर्व को हमें, ठीक है। सो दिस इज, और ऐसे आगे चलता रहेगा। सिमिलरली इस साइड आके अपन बनाते हैं, तो इधर π/2 है तो इधर -π/2 पे 0, फिर इसके बाद ये पॉइंट -1 बच्चों ये -π पे आएगा, फिर ये -3π/2 पे और -2π पे, so on। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ है बच्चों y = cos x का, और बच्चों जैसे sin x 1 से -1 के बीच में फ्लक्चुएट होता है, सिमिलरली cos x की भी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है। ये अपन ने इस ग्राफ से देखा है ना। इसको आप थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ताकि ओके क्लियर है बच्चों। सो दीज आर द ग्राफ ऑफ y = cos x, ओके बच्चों। चलें आगे बढ़े। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो इतनी सारी वैल्यूज आती है, मल्टीपल वैल्यूज, वो क्यों आती है। दीज वैल्यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ग्राफ, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लक्चुएट बिटवीन दीज वैल्यूज, ओके। चलो अब अपन बच्चों बात करते हैं y = tan x की, है ना। अब अपन बात करते हैं tan x की। तो बच्चों मैंने शुरुआत में बताया था, अपन ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज़ पढ़ेंगे सिर्फ साइन कॉस tan के लिए पढ़ेंगे, बाकी जिनके लिए निकालना है उनका अपन रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, फॉर sec cosec cot के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम। तो अब हमारा जो मोटिव है tan x। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलूं tan x = 0, तो x की वैल्यू आप क्या बोलोगे बच्चों, जहां पे tan x क्या होता है sin x अपन cos x, जहां sin x 0 वहां tan x भी 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, π, 2π, 3π एंड सो ऑन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन लेकिन साइन की तरह नहीं होगा, तो tan x = tan y है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x = nπ + y where n belongs to z, okay, these are the general solution, x = nπ + y, ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। चले आगे। अब इस पे भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है tan x = √3, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो आप पहले रिकॉल करो tan x √3 कहाँ पर होता है, tan x √3 π/3 पे होता है,
तो इसको अपन क्या लिखेंगे, tan x इजिकल्स टू tan π/3। तो x की वैल्यू क्या होगी, nπ प्लस π/3, और यहाँ पे n अगेन क्या होगा, इट इज अ इंटीजर। ओके, अब एक बार इसको वेरीफाई भी कर लो। देखो n की वैल्यू 0 होगी तो x क्या होगा, π/3। यस, आ रहा है सॉल्यूशन हमारा। n की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू क्या आएगी, π प्लस π/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4π/3। तो tan π प्लस π/3 करके देखेंगे बच्चों, तो वो क्या आएगा, माइनस tan π/3 nπ प्लस y आएगा इसमें। ठीक है, तो 4π/3 पे तो 4π/3 पे बच्चों अपन इसको लिखेंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4π/3। लेकिन अगर अपन जब इसको 4π/3 पे सॉल्व करेंगे तो tan π प्लस थीटा का फॉर्मूला, यस tan π/3 होता है, तो आंसर अपना करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स ऐसे चलते जाएंगे जिसपे tan x की वैल्यू √3 आएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सबको कि tan x और cos x और sin x, ठीक है, कैसे होते हैं, इनके सॉल्यूशन अपन कैसे लिखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से लिखते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, और इनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसका बच्चों ग्राफ देखते हैं अपन। तो इसका ग्राफ थोड़ा उनसे अलग होता है। y इजिकल्स टू tan x का ग्राफ थोड़ा sin x और cos x से चेंज होता है, क्योंकि आपको क्यों चेंज होता है बच्चों, रिकॉल करो कि जब tan x tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, ऐसे -90 की वैल्यू -इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका जो बच्चों ग्राफ आएगा tan 45 पे कितना होता है, 1। तो इसका ग्राफ जो आएगा बच्चों कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे ये π/2 होगा। π/2 पे कहाँ जा रहा है बच्चे, टच कर रहा है बहुत आगे जाके, इट मीन्स दैट इज प्लस इन्फिनिटी, आगे जाके जिसका कोई एंड नहीं है। वैसे लिखते नहीं प्लस इन्फिनिटी, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने। और ऐसे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, तो ये कहाँ पे होगा, -π/2 पे। और ऐसे यहाँ बीच में अगर बनाना चाहें तो sin 45 डिग्री पे कितना होता है, π/4 विच इज 1, और ऐसे ही -π/4 पे -1। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ चलते हैं sin tan x के, ऐसे आगे भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो दीज आर दी ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही सेम इस साइड में चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, हेयर x। ठीक है, so this is the graph of y is equals to tan x। और बच्चों tan x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इट विल बी इन बिटवीन प्लस इन्फिनिटी टू, इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों, बस ग्राफ आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो y is equals to tan x, तो tan x बच्चों कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट होगा, इट इज बिटवीन प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, क्लियर है बच्चों। तो होपफुली सारे ग्राफ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, क्यों करती है, ये सारी चीजें होपफुली बच्चों क्लियर होगी आपको। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो बच्चों यहाँ पे अपन ने 11th क्लास के लिए जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड होती है दैट वी हैव कंप्लीटेड। वी हैव सीन ऑल द एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर ऑल द ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, तो अब आज से अपन एक बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
So from today we are going to start new branch of mathematics which will require to study physics, chemistry, maths, bio in 11th class, that is coordinate geometry. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों आपको पता है किसके साथ डील करती है, दो वेरिएबल के साथ डील करती है, पहला x दूसरा y। और ये क्या होता है बच्चों, अपन इसको प्लेन में डिवाइड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बच्चों स्टार्ट कहाँ से होती है कि हमारे पास एक प्लेन है, जैसे बोर्ड प्लेन है, और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उन 4 पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज second, this is third quadrant and this is fourth quadrant। ओके बच्चों, क्लियर है सबको यहाँ तक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे आप x, अच्छा कि यहाँ पे अपन किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी होती है तो हम उसको किससे बताते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट, मतलब जहां पे भी लोकेटेड है पॉइंट वहां पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है, सेकंड में x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव होती है बच्चों, थर्ड में दोनों की नेगेटिव होती है, और फोर्थ में x की पॉजिटिव y की नेगेटिव। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वैसे आपको 10th क्लास में पता है। और किसी भी पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, लेट अस सपोज पॉइंट P यहाँ पर है तो हम उसका पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। x एक्सिस को बच्चों कहीं बार एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, x एक्सिस को कहीं बार एब्सिसा भी बोलते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं अपन। ठीक है बच्चों, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना इसकी। नेक्स्ट, ये जहां पे दोनों कट करती हैं एक्सिस उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होते हैं, 0,0। और किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है बच्चों, 10th क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बच्चों आप ये 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा है बहुत ही आपका फेमस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट हैं P के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो डिस्टेंस PQ किसके बराबर होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ओके बच्चों, इनके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते होंगे ये, सिर्फ हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों इसी से ही, सॉरी अपन उसको ना सेक्शन फॉर्मूला से ड्राइव करेंगे, पढ़ते हैं अभी उसको भी। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों सबको आता होगा। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज आवर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बच्चों क्या कहता है कि अगर P और Q दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक R पॉइंट है जो इनको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी PR/R³। ये रेशियो कितना है m/n, हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमें R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। R कहाँ लोकेटेड होगा? तो बच्चों यहाँ पे देखो R क्या है, इन दोनों के बीच में इनके बीच में है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल डिवीजन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल डिवीजन। तो R क्या होगा बच्चों? R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है mx2 और इसको इसके साथ nx1 अपॉन m+n। सिमिलरली mx2 प्लस nx1, सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ओके, सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब बच्चों अगर R मिड पॉइंट होता है इधर, ठीक है, तो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:1 आ जाएगा, क्योंकि बीच का तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो m/1 का रेशियो 1:1 आएगा। और जहाँ पे जब हम यहाँ पे 1 और 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएंगे और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इफ R इज द मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो R के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होंगे? x1 + x2/2 y1 + y2/2। सो दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके बच्चों, क्लियर है? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो, ये तो था बच्चों इंटरनल डिवीजन। अब ऐसे ही बच्चों होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक बार उसको भी देख लेते हैं फटाफट क्या होता है। So now we are studying external division। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है कि P और Q तो इधर ही हैं, x1 y1 x2 y2 इनके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों। हैं अब R इन दोनों के बीच में नहीं होगा, कहीं बाहर होगा, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। लेट अस सपोज हम इस साइड ले लेते हैं R, ठीक है। अब बच्चों हमें जो रेशियो यहाँ पे अगेन गिवन होगा ना PR/QR, वो रेशियो अगेन हमें गिवन होगा m/n। तो मतलब PR डिस्टेंस हमें रेशियो यहाँ पे जो लेंगे ना वो ऐसे लेंगे, m और QR ऐसे लेंगे यहाँ पे n, ठीक है। तो अगेन हमें R के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अब R चाहे इधर भी हो तब भी ऐसे ही चलेगा। तो R के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होंगे? mx2 ओके माइनस nx1 अपॉन m-n, सिमिलरली my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ओके, चलें आगे, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़, कोई इश्यू नहीं बच्चों। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बच्चों अपन ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? एक पूरी एक्सरसाइज थी जिसके ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फटाफट उसको भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत जगह काम आता है वो, ठीक है। चलें आगे। सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है बच्चों? हमारे पास ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इसका एरिया बच्चों आपने पढ़ रखा है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। ओके, मॉड में लेना है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके बच्चों, क्लियर है? दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही बच्चों आपको एक चीज और सिखाई थी, अगर इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, ठीक है, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट अपन ने पढ़े थे क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ओके, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ना अभी यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, एक्स सेंटर होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आते हैं। बट जो बच्चे मैथ्स लेंगे उनको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा पूरा, लेकिन हमें अभी सिर्फ बेसिक मैथ्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है हमें, ठीक है बच्चों? क्लियर है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल? ओके, इसके अलावा लास्ट पार्ट, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाता है तो उसका एरिया बच्चों कैसे निकालोगे, वो हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया कैसे निकालना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो आपको क्या करना है बच्चों, इनका एरिया दो ट्राइंगल में डिवाइड करके निकालना है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो होपफुली बच्चों आपको आज जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फिनिश करी है वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन के ग्राफ सब कुछ अच्छे से समझ में आए होंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आज सिर्फ हमने 10th को रिवाइज किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें फर्दर स्टडी करेंगे कि लाइन क्या होती है, लाइन का स्लोप क्या होता है, फिर इसका सर्किल की इक्वेशंस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है, ठीक है बच्चों? ओके, विश ऑल द बेस्ट। आई थिंक ऑल इज क्लियर। ओके, अच्छे से स्टडी करना है इसे। गुड लक।